कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए और उस पर जंग होगी जिसमें हर 100 में से 99 अफराद मारे जाए। हदीस पाक में आता है, मजीद मजमून कुछ इस तरह है कि करीब है दरिया फरात खुश्क होकर सोने के ज़खायर जाहिर कर दे और तुम में से जो मौजूद हो उसमें से ना ले। अच्छा, यहां जो सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया, इससे मुराद अलामती सोना है, कुछ सिंबल है सोने जैसी कोई चीज? जैसे लोग कहते थे जनाब दज्जाल और याजूज माजूज कोई चीजें नहीं है, कोई बंदे नहीं है, बल्कि ये बदी की कुव्वतों के नाम है, सिंबल्स हैं। ऐसा नहीं है, दज्जाल बंदा है और याजूज माजूज ढेर सारे बंदे हैं, ये हमला कर देंगे, सब पे कब्जा कर लेंगे और उड़ा के रख देंगे। तो यहां पर सोने से क्या मुराद है, अलामती या एक्चुअल? बस एक बात मैं आपको बता दूं, आज के इस दौर में जो ऑयल है इससे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और जो दरिया फरात की बात हुई, यूफ्रेटिस रिवर की, ये ना तुर्की से निकलता है, शाम से गुजरता है और इराक से होता है, दजला में जा गिरता है। और ये वही जगह है जहां से इतना ढेर सारा तेल निकला और जहां आज जंगें हो रही हैं और आलमी ताकतें यूएस, रशिया, चाइना का ये इलाका मरकज बना हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कहत आता है, फेमिन आता है, 1859 से लेकर 1900 तक बड़े सगीर के इस एरिया में 24 बड़े कहत आए, खाना खत्म हो गया और तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद मारे गए। तो अभी जो ये खबर बहुत ज्यादा फैल रही है कि ईरान यूएस वॉर की वजह से अब शायद 25वां बड़ा कहत इसी बड़े सगीर के एरिया में, यानी ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे एरिया में आ सकता है और शायद ये उन 24 से सबसे ज्यादा बड़ा हो। इसमें क्या हकीकत है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले दोबारा गोल्ड पे वापस आइए आप। सोना, गोल्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि सोना रेयर होता है, बहुत नायाब है, इसको जमीन से निकालना भी थोड़ा मुश्किल है, यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। ये करोड़ नहीं होता, इसको जंग नहीं लगता, ये तबाह नहीं होता। जितना भी सोना आज तक जमीन से निकाला गया ना, वो उसी तरह पड़ा हुआ है, तबाह नहीं हुआ, फना नहीं हुआ। खालिस सोने को टेस्ट करना बहुत आसान है और ये करेंसी की तरह प्रिंट भी नहीं किया जा सकता, आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़खायर बढ़ते हैं। और आपने सुना होगा बड़ी पुरानी हजारों साल पहले की जो कहानियां हैं, जो एपिक टेल्स वगैरह होती है, उसमें भी सोने की अशरफियां, दिनार वगैरह का जिक्र कितना ज्यादा आता है। तो जंगों के दरमियान या जबरदस्त मुआशी बहरान के दौरान अगर करेंसी कोलैप्स कर जाए तो ये सोना ही सेफ हेवन एसेट होता है। शायद आपको याद हो 1971 के अंदर जब वॉर हुई थी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट डीमोनेटाइज कर दिया, यानी अब ये 50 और ये 100, ये 50-100 नहीं बल्कि कागज के टुकड़े रह गए थे, ये इलीगल टेंडर बन गया, लीगल टेंडर नहीं रहा। तो अब ऐसी सूरत में जब ये कागज का टुकड़ा जाया किया जा सकता है, ऐसे वक्त में गोल्ड रिजर्व वो मजबूत और सब्सटेंस होता है। गोल्ड 3 तरीके से होता है, एक सेंट्रल बैंक के पास होता है, ये यूजेबल एग्जिस्टिंग एसेट गोल्ड के होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। नंबर 2, ये ज्वेलरी की सूरत में, जेवरात की सूरत में होता है। नंबर 3, ये कॉइन्स की या बार्स की सूरत के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा गोल्ड का इंडस्ट्री यूज भी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में गोल्ड इस्तेमाल होता है, स्पेस में और मेडिकल की चीजों में, क्योंकि एक तो उसको जंग नहीं लगता जैसे मैंने पहले आपसे कहा, और फिर इससे बिजली बड़ी अच्छी गुजर जाती है। अब ये 5000 रुपीज जो है, ये तो कागज का एक टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े के पीछे गोल्ड के रिजर्व होंगे। 1971 तक फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम के तहत करेंसी इशू की जाती थी, यानी हर 5000 के पीछे 30 या 40% सोना वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता था, क्योंकि तो कागज का टुकड़ा है, इसके पीछे वो सब्सटेंस सोना होगा तो इसमें मजबूती या ये ताकत इसमें आएगी ना। लेकिन अब फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम खत्म हो चुका है क्योंकि सोने के ज़खायर कम थे और भी इसमें बहुत से मामलात थे। अब फिएट सिस्टम है। फिएट सिस्टम का मतलब यह है कि कागज का यह टुकड़ा जिसकी खास प्रिंटिंग है, ये 5000 रुपए क्यों है? इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने और सेंट्रल बैंक ने इसको 5000 रुपया कह दिया, इसकी सिक्योरिटी वो दे रहे हैं, इसकी गारंटी वो दे रहे हैं। और ओवरऑल इकोनॉमी को, मईशत को मजबूत रखने के लिए हुकूमत के पास, सेंट्रल बैंक के पास सोने के, चांदी के ज़खायर होते हैं जिन रिजर्व्स की मदद से वो मईशत को मजबूत करते हैं। तो जितना भी सोना इस वक्त है उसका 17 से 20% सेंट्रल बैंक के पास होता है जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग एसेट होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सोना वो इस वक्त सेंट्रल बैंक के हवाले से देखा जाए तो वो यूएसए के पास है, फिर जर्मनी है, फिर इटली है और फ्रांस है।
और अगर ज्वेलरी की सूरत में देखा जाए, जेवरात की सूरत में, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना वो इंडिया के पास है। इसके अलावा दीगर ममालिक भी हैं। और अगर देखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसके नीचे यानी इसकी जमीन के नीचे सबसे ज्यादा सोने के जखायर हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया और रशिया। और जनाब, सोने के बाद अब आते हैं लिक्विड गोल्ड में, ऑयल। 1859 के अंदर पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया यूएसए में खोदा गया, ड्रिलिंग हुई और उसके बाद दुनिया में इनकलाब आ गया। और आज आप गल्फ की बात करते हैं, खलीज में, तो सबसे पहले गल्फ के अंदर ईरान के अंदर ये जो तेल का कुआं बनाया गया था, जो कि 1908 में था। और उसके बाद 1930 में सऊदी अरब और दीगर ममालिक के अंदर तेल निकला और मिड 20s के अंदर इस तेल ने इनको दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना दिया। इससे पहले क्या किया करते थे, मछलियां पकड़ते थे या समुद्र में जाके पर्ल, वो छोटे से जो मोती होते वो ढूंढते थे, और डेजर्ट था तो जरी जमीन भी नहीं थी। लेकिन ये पुअर इकोनॉमिक की चीजें जो थी, ये गरीब सहराई लोग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन गए इस ऑयल की वजह से। और आज इसी तेल के ऊपर दुनिया की नजरें हैं। और इस वक्त वहां पे जब हमने वीडियो रिकॉर्ड कराई, बड़ी जंग छिड़ी हुई है जिसके लिए मीडिएशन की कोशिशें भी की जा रही हैं। और आइए अब बात करते हैं वो अहम तरीन यानी कहत, जिससे तकरीबन 2 अरब से ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं। यानी ये खदशा इजहार किया जा रहा है इसका, हाउ दैट फैमिन में अकर। आपको ग्लोबल चोक पॉइंट्स का पता है? देखिए, मैं अपने ये गर्दन ये दबाऊं तो चोक पॉइंट है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसको दबाऊं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारी पूरी दुनिया में भी चोक पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का आपने बहुत नाम सुना होगा, आजकल हर जगह पर है। हमने भी अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था कि वो बंद हो जाए तो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है, लेकिन इस दफा जो वो बंद हुई है तो शॉक वेव्स ने पूरी दुनिया को वाकई हिला दिया है। बात हो रही है बरे-सगीर और इसके साइड के इलाकों की, और तेल पर ही फोकस है सारों का, ऑयल के। जनाब, दुनिया का 20 मिलियन बैरल ऑयल यहां से गुजरता है। बिलाशुबा ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने डलना है तो चीज ने चलना है। लेकिन बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, बात और भी बहुत सी चीजों की है जो कि आगे जाके बहुत बड़े कहत की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सिर्फ यही चोक पॉइंट्स नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जो अगर बंद हो जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भी बड़ा एक तूफान और बड़ा एक बहरान आ सकता है। तो सिर्फ ऑयल नहीं है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रहा है, बल्कि एक चीज है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। और आप हैरान होंगे सुन के, इंडिया और पाकिस्तान में जितनी LNG यूज होती है ना, उसका 60% वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही गुजर के आना है। वो बंद हो गई है, अब ये पहुंच नहीं रही। और जो अब कहते हैं ना जहाज आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, ये महीना पहले के चले हुए थे, वो पहुंच गए। अब चले ही कोई नहीं है, बंद है, तो अब कैसे आएंगे? और दूसरी है LPG, ये कुकिंग गैस है। पाकिस्तान अपनी पूरी LPG का 60% वो इंपोर्ट करता है। कहां से? ईरान से, UAE से, ओमान से, सऊदी अरब से। और ये सारी की सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही आती है, और अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। अब LPG, LNG और ऑयल का बहरान तो मैंने आपको बता दिया। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, पाकिस्तान में लीटर तेल की यानी पेट्रोल की कीमत 366 रुपीज हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली वो कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट्स को देखकर उसको ऊपर नीचे किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है, बहुत सी और भी अहम तरीन चीजें हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरती है। और उसमें से एक अहम तरीन चीज का मैं आपसे जिक्र करूंगा, और वो है फर्टिलाइजर यानी खाद। इन जंगों की वजह से समुद्री रास्ते बंद हैं, और समुद्री रास्ते बंद होने की वजह से फर्टिलाइजर यानी खाद इन मुल्कों तक नहीं पहुंच रही। अगर हम मोटी मोटी बात करें, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों ही एग्रीकल्चर कंट्री समझे जाते हैं। 20 to 25% GDP इनकी एग्रीकल्चर से आती है, यानी इनकी पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी का मेजर हिस्सा वो फार्मिंग से, ज़राअत से वाबस्ता है। ज़राअत से ही उनको खाना मिलता है और फार्मिंग करते हैं। बहुत सी फसलें हैं, वीट है, राइस है, कॉटन है, शुगर केन है। और थोड़ा सा बाहर निकले, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी आपने खबरों में देखा होगा, वहां पर भी बहुत कुछ किया जा रहा है। उनका भी 45 to 50% वो ज़राअत पर ही मुश्तमिल है। और याद रखिए, ज़राअत के लिए आज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यानी खाद
ये बहुत ज्यादा अहम तरीन है। हमने इस पे जब रिसर्च की तो मैं हैरान रह गया, मैं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझता नहीं था, लेकिन आई एम नॉट एन एग्रेरियन, बट नाउ आई कम टू नो that this innovation of compost and artificial synthetic fertilizer has revolutionized the whole agriculture। इस तो पूरी दुनिया की ज़राअत को बदल के रख दिया। देखिए मेरे सामने लिखी है कि खाद ये आर्टिफिशियल जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ा देती है, फसलें ज़्यादा तेज़ उगती हैं, जायका अच्छा होता है, साइज इसका अच्छा होता है, और मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान ये खाद खुद नहीं बनाता, थोड़ी खुद बनाता है, ज्यादा ये बाहर से मंगवाता है। और ये खाद आती कहां से है? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो अभी बंद है। तो वैसे तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी होते होंगे किसी जमाने में, लेकिन अब ये बहुत जरूरी है कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को लाएं। मैं आपको इसकी अहमियत बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ना पहुंचे तो कहत की सूरत कैसे बन सकती है। देखिए जैसे जैसे जमीन फसलें उगाती है, हम उससे फसलें लेते हैं, उसकी जरखेजी कम होती चली जाती है, और अब हमें ये आर्टिफिशियल खाद उसमें डालनी पड़ती है उस सॉइल में, ताकि उसकी जरखेजी कायम रह सके, सॉइल मोर फर्टाइल हो और वो ज्यादा पैदावार दे सके। और इस आर्टिफिशियल खाद में याद रखिए 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक है नाइट्रोजन, एक है फास्फोरस और एक है पोटेशियम। नाइट्रोजन क्या है? ये जो पत्ते का सब्ज रंग आपको नजर आता है ना, ये नाइट्रोजन की वजह से है। ये क्लोरोफिल का एक पिगमेंट और बहुत अहम है। और ये जो फास्फोरस है ये एलिमेंट है, ये रूट्स को मजबूत करता है और ये एनर्जी देता है, ये फ्लावर और ये फ्रूट ये इसी की वजह से है। और फिर पोटेशियम, ये तो इम्यूनिटी है, जिस तरह मेरे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, तो पोटेशियम पौधे में नहीं होगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, उसको बीमारियां लग जाएंगी, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो खाद बनाते हैं आर्टिफिशियल कितने इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन तो पाकिस्तान तकरीबन सारी पैदा कर लेता है, लेकिन पोटेशियम तकरीबन 100% ये बाहर से ही मंगवाता है, यहां पैदा नहीं होती। और आनी कहां से है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। और इंडिया की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का इंपोर्टर वो इंडिया है। सबसे ज्यादा वो दूसरे मुल्कों से फर्टिलाइजर मंगवाता है। तेल बहुत कीमती है, डलेगा तो गाड़ी चलेगी, लेकिन ज़राअत के लिए फर्टिलाइजर कितनी अहम है आपने समझ लिया। फर्टिलाइजर आएगी तो ज़राअत होगी, जरखेजी बढ़ेगी तो काम आगे चलेगा। मेरे पास रिपोर्ट है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान बरे-सगीर की बात ना करें, दुनिया का 33% खाद फर्टिलाइजर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही गुजर के आता है। और अहम तरीन खाद वो यूरिया है, जो अहम तरीन खाद है उसका 50% इंपोर्ट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। तो सिर्फ तेल नहीं है, इट इज सेंट्रल टू ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। ये पूरी दुनिया का जो फूड प्रोडक्शन है उसका एक सेंटर है। और एक तो ये है ना कि हमने खाद बाहर से मंगवानी है, और एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप भी कहते होंगे इतने बड़े बड़े मुल्क हैं अपने घर में बना लें, तो घर में बनाने के लिए LNG चाहिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और वो भी तो बाहर से ही आती है। तो जनाब खाद नहीं होगी, ज़राअत रुक जाएगी, ज़राअत रुक जाएगी तो कहती आना है। और क्या आना है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये काम होगा, तब तक हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन चीज गलत तरफ जा रही है। और ज़राअत और फर्टिलाइजर का ये हैरान कुन लिंक याद रखें। अगर किसी मुल्क में एग्रीकल्चर बढ़ती है और वक्त के साथ साथ तरक्की तो होती है, अगर आपकी ज़राअत सिर्फ 5% बढ़े ना, तो दूसरी तरफ खाद फर्टिलाइजर की कंजम्पशन वो 285% बढ़ती है। यानी आपने 285% बढ़ानी है खाद, तब जाके सिर्फ 5% एग्रीकल्चर बढ़ेगी। और हुकूमत की पॉलिसीज के अंदर ये बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है कि फर्टिलाइजर में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस वक्त बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है। उस खाद को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उस पर भी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो गवर्नमेंट अपने पास से 50 रुपए दे देती है, आपको सिर्फ 50 देने पड़ते हैं। जैसे इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, पंजाब के अंदर जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है, तो वो पैसे कहां से आ रहे हैं? जारी बात है, ट्रांसपोर्ट चल रही है, BRT बस चल रही है तो पेट्रोल लग रहा है, अगर ट्रेन चल रही है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो पैसे फिर हुकूमत खुद से देती है ताकि आवाम के ऊपर परेशानी कम हो सके। तो इसी तरीके से जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं इसकी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ताकि किसानों पर कम बोझ पड़ सके। और अरबों खरबों रुपए हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद पे लगाती है। और ये याद रखिएगा कि खाद यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये जमीन में बार बार डालते रहना बहुत जरूरी है, वरना खाना नहीं आएगा। ऐसा वक्त आया 1800 के अंदर जब खाना ही नहीं पूरा पड़ा पूरी दुनिया के बंदों को, और जब ये खाद वगैरह नहीं थी, वर्ल्ड रैन आउट ऑफ फूड, दुनिया में खाना खत्म हो गया, आबादी बढ़ती गई,
600 मिलियन लोग सिर्फ 100 साल के अंदर आबादी में ऐड हो गए। 1850 से लेकर 1899 तक सिर्फ बरसगीर में 24 कहत रिपोर्ट किए गए, जिसमें 1.5 करोड़ अफराद जाँ बहक हुए। और ये कह रहे हैं कि जनाब पहले नेचुरल तरीके से जमीन 4 अरब लोगों को ये फसलें देती थी। वैसे जो पौधे उगाते हैं और फल वगैरह होते हैं वो एक अलग बात है, जो बकायदा फार्मिंग होती है वो उसकी बात कर रहे हैं कि 4 अरब लोगों के लिए फार्मिंग होती थी, लेकिन अब 8.5 अरब लोग हैं और खाना वाफर मिकदार में। तो ये अमोनिया हो, फॉस्फेट हो, यूरिया हो, ये जहां से भी आना है इसकी बेसिक सप्लाई लाइन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है और वो बंद है। हो सकता है अनकरीब खुल जाए, चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन इसके अलावा भी जब भी ये चीजें कम होती चली जाएंगी, चोकिंग पॉइंट्स जब हर्ट होंगे, तो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इंपोर्ट बिल्स बनेंगे और फॉरेन रिजर्व्स यानी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर वो कम पड़ते चले जाएंगे। तो मॉडर्न फूड सिस्टम डिपेंड्स हेविली ऑन दिस फ्रेजिल सप्लाई चेन्स। यानी देखा जाए तो पूरी दुनिया का इतना बड़ा खाने का निज़ाम वो इस फ्रेजिल यानी बड़ी टूट जाने वाली सप्लाई चेन पर है कि एक गली बंद कर दी, पूरी दुनिया के अंदर कैसा वक्ता पड़ गया। स्लो एंड साइलेंट फूड क्राइसिस कुड बी देयर। और अब आखिर में मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता हूं, वो जगहें जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरह बहुत बड़े चोकिंग पॉइंट्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेट ऑफ मलाका है, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में 25% ग्लोबल ट्रेड यहां पर होती है। ऐसे कुछ हो गया तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान बड़े बुरे तरीके से मुतासर होंगे। सुएज कैनाल तो आपने सुना होगा, मिस्र के अंदर है, ये मेडिटेरेनियन और रेड सी को मिलाती है। यूरोप और एशिया का शॉर्टकट इसको समझा जाता है। 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड इसके जरिए होती है। पनामा लेक ये यूएस और एशिया की ट्रेड का मेन रूट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी बड़ी मशहूर है, स्पेन और मोरक्को, यूरोप और अफ्रीका को। तो इसको ग्लोबल प्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है। यहां पे समुंदर बहुत नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, कश्ती ने यहीं से गुजरना, इसका कोई अल्टरनेट रूट नहीं होता। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं और दोबारा से दुनिया में अमन की कैफियत हो, ये जो रूट्स हैं ये खुल जाएं और ज़राअत समेत इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश करे।